बच्चों, 2IITians को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम लोग अपनी गति और बल की बातों को आगे बढ़ाते हैं और ये तो हम लोग जानते ही हैं, गति को अंग्रेजी में कहते हैं मोशन और बल को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? फोर्स। ठीक है, तो मोशन एंड फोर्स। तो हम लोगों ने अभी तक न्यूटन के तीनों नियम कर लिए हैं और अब हम लोग जब गति की बात कर रहे हैं तो चाल की बात किए बिना कंप्लीट नहीं होगा, तो हम लोग चाल समझते हैं क्या होता है। ठीक है भाई, चाल क्या होता है भाई? एक बार अभी चाल पढ़ रहे हैं, उसके बाद आगे हम लोग वेग पढ़ेंगे। तो क्या होता है, एकांक समय की बात होती है। अभी एकांक समय भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? एकांक समय में तय की गई दूरी ही अपने आप में चाल होती है। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम का क्या मतलब है, एकांक समय का क्या मतलब है? अब समय देखिए कैसे नापा जा सकता है, आप लोग बताइए समय किसमें नापा जाता है भाई? समय देखिए सेकंड में नापा जा सकता है, मिनट में नापा जा सकता है, घंटे में नापा जा सकता है ना भाई? दिन में नापा जा सकता है, महीने में, साल में, है ना, दिन में चलिए, और सप्ताह में, ऐसा भी कर सकता है कोई। और कहा, सप्ताह से आगे बढ़िए, महीने में, और उसके बाद वर्ष में, है ना? तो डेज, वीक्स, मंथ, ईयर, है ना? और यहाँ पर सेकंड, मिनट और घंटे, इनकी तो अंग्रेजी हिंदी आसी पास है। सेकंड मिनट में इनको सेकंड और मिनट ही कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि समय जिस भी इकाई में नापा गया हो उसका केवल एक लिया जाए, वो हो जाएगा एकांक समय। ठीक है, अगर कोई चीज 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर कोई एक चीज 100 किलोमीटर चलती है, 100 किलोमीटर चलती है 2 घंटे में, तो भाई 50 किलोमीटर चलेगी 1 घंटे में, तो उसकी जो चाल हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो इस तरह आप मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति मिनट भी कर सकते हैं, किलोमीटर प्रति मिनट भी कर सकते हैं, और सेंटीमीटर प्रति सप्ताह भी कर सकते हैं, और फुट प्रति महीना भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना? उसी तरह जैसे समय कई सारी इकाइयों में नापा जाता है, उसी तरह दूरी भी कई सारी इकाइयों में नापी जाती है। तो चाल का बस मतलब ये होता है कि ऊपर आप दूरी रखें और नीचे आप समय रखें। आप जानते भी हैं चाल बराबर, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। लेकिन हमें सभी तरह की इकाइयों में जाने की जरूरत नहीं है। हमें अब जब तक हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, दूरी हमारी नापी जाएगी किन 2 इकाइयों में? बताइए, दूरी किसमें किसमें नापी जाएगी? मीटर या किलोमीटर। ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि दूरी सेंटीमीटर में नापी जाए। और उसी तरह समय हमारा ज्यादातर किसमें नापा जाएगा? सेकंड में नापा जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि मिनट में नापा जाए, और ज्यादातर क्या होगा? घंटे में नापा जाएगा। तो घंटे और सेकंड का काम ज्यादा पड़ेगा, किलोमीटर और मीटर का काम ज्यादा पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इसी क्लास में सीखेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें अब थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि दूरी बराबर लिख दें, क्या बोलो भाई? दूरी बराबर चाल गुणा समय लिख दिया जाए। ठीक है, इसी में कुछ लोग ऐसा करते हैं, समय को इधर ले जाते हैं, चाल को इधर ले जाते हैं। तब आप कर सकते हैं समय बराबर
दूरी बटे 4। ठीक है, तो अब इसी चीज को जो सबसे ज्यादा अच्छा फॉर्मूला मुझे जो लगता है, वैसे ये याद तो ये कराया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा फॉर्मूला मुझे ये लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को कुछ भाग नहीं देना है ना। और इसी चीज को देखिए क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, अगर बोले तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। और डिस्टेंस किस में नापी जाती है, अगर हम लोग एमकेएस पद्धति में आ जाए, एमकेएस पद्धति में दूरी किस में नापी जाती है, मीटर में नापी जाती है। और ये किसमें, टाइम किस में नापा जाता है, सेकंड में नापा जाता है। और स्पीड यानी कि चाल किस में नापा जाती है, मीटर प्रति सेकंड। यहां ये जो मैंने 3 तीर लिखे हैं, ये केवल एमकेएस पद्धति के लिए, एमकेएस पद्धति बोलिए या एसआई पद्धति बोलिए, एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि चाल की जो एमकेएस पद्धति में इकाई क्या है, तो हम लोग मीटर प्रति सेकंड करके आएंगे। वहां पे ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा भी होगा, लेकिन वो हमें नहीं करना होगा। तो अभी तक जो हम लोगों ने लिखा है उसे आप लिख डालिए। तो फिर एक सीजीएस पद्धति भी होती है ना जी। सीजीएस पद्धति में भी कभी कभी पूछा जा सकता है, अगर एग्जाम कठिन आता है तो सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, तब हम बोलेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जैसे हमने एमकेएस पद्धति में देखा तो वो था मीटर प्रति सेकंड, और एसआई पद्धति भी बोले तब भी वही आंसर होगा, मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों पद्धति जो है वो एक ही होती है। ठीक है, सेम होती है ये दोनों, तो इसलिए यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं। लेकिन इसी तरह सवाल पूछा जाएगा कि चाल की इकाई क्या है, बताइए एमकेएस पद्धति में, तो मीटर प्रति सेकंड होगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनको जल्दी से बता दें, एमकेएस पद्धति में एम का मतलब होता है मीटर, और के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। और सीजीएस में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। अब एसआई पद्धति में यहाँ इनका कोई इकाई से मतलब नहीं है। एसआई एमकेएस का ही एक फैंसी नाम है। एसआई का केवल फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल एक वैश्विक पद्धति है, वैश्विक संस्था है, जिसमें कई सारे देश के लोग और साइंटिस्ट आकर एक साथ बैठते हैं कई वर्षों में, और वो लोग ये निर्णय लेते हैं कि पूरे विश्व में एक ही तरह की इकाइयां हों, ताकि अलग अलग भाषा में काम करने वाले साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट भी एक दूसरे की भाषा को समझ पाए। तो इसलिए सिस्टम इंटरनेशनल हमेशा जो नई नई चीजें आती रहती है उनको अपडेट करता रहता है। तो पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति जब नापेगा तो दूरी मीटर में ही नापेगा। ये निर्णय किसने लिया, ये निर्णय लिया सिस्टम इंटरनेशनल ने। ठीक है, तो अब गति और बल को और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, और जो मैंने आपको वादा किया था कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड ये सब आपस में कैसे बदलते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। काफी लोग जानते भी होंगे, अगर आप पहले से जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप वीडियो में आगे जा सकते हैं। लेकिन नहीं जानते हैं 5/18 या 18/5 क्यों आता है, उसका कारण हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये तो सभी लोग जानते होंगे। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, कुछ लोग को ये भी नहीं आता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो देखिए इस 60 की जगह 60 गुणा 1 मिनट लिखा जा सकता है ना। मतलब हम लोग ये जानते हैं पहले से कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड है। थोड़ी जगह बना रहा हूं मैं यहाँ पे। अब इस 60 की जगह इस 1 मिनट 60 में गुणा हो रहा है 1 मिनट, तो 1 मिनट में फिर से 60 सेकंड का गुणा कर दीजिए। तो 60 गुणा 60 कितना हो जाता है,
3600 सेकंड। हालांकि ये सब इतना मेहनत आपको नहीं करने की जरूरत है, आप रट लीजिए कि भाई 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, बहुत लोग को आता भी होगा। तो ये हो गया 3600 सेकंड। तो अब आप अपने अंडे काट दीजिए, ठीक है। तो 10/36 हो गया, तो ये हो गया क्या, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि हम लोगों ने ये स्थापित कर लिया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर प्रति सेकंड होते हैं, 5/18 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। तो ये चीज हमेशा ट्रू होती है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये हमेशा फॉर्मूला ये सही बैठेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में अपनी चाल को, वेग को बदलना होता है, तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। जब किलोमीटर प्रति घंटा से आप मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, गुणा 5/18। मान लीजिए कि आपको जो चाल दिया हुआ है वो दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए ये चाल दी गई है, तो आप क्या करेंगे, 72 गुणा 5/18 तुरंत कर देंगे, और ये मान लेंगे कि अब जो आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। अब क्या 18 का पढ़ा आपको आता है, 18 × 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया कि आपने अपनी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कर लिया। अब उसके बाद उल्टा भी हो सकता है भाई, आवश्यकता के अनुसार ये भी जरूरत पड़ सकती है कि हम लोग मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना चाहें, तब हम लोग क्या करेंगे, गुणा 18/5 कर देंगे। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन कैसा होगा, चाल आपको मान लीजिए दिया गया है 15 मीटर प्रति सेकंड। तब 15 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ, जाना हमें यहाँ है, ये वाला रास्ता अपनाना है, तो तब हम लोग क्या करेंगे, 15 गुणा 18/5, और ये कर जाएगा 5 × 15, तो 18 का पहाड़ा फिर से जरूरत पड़ेगा, 18 × 54 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, और 15 मीटर प्रति सेकंड 54 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। इस तरह से बहुत सारे आपको परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है क्वेश्चन के अनुसार। और ये जो मैंने आपको बताया है, ये साइंस में जरूर पढ़ा है मैंने, लेकिन आपको मैथ्स में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। जब ट्रेन वाले सवाल आप करेंगे, वहां पे भी चाल, समय और दूरी वाला एक पूरा चैप्टर होता है, उधर भी आपको इस परिवर्तन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। तो इसको अच्छे से सीख लीजिए, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है। अब आते हैं हम लोग चाल के प्रकार में। 2 प्रकार सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होगा एक समान चाल, और दूसरा होगा असमान चाल। कुछ लोग समान चाल भी बोलते हैं, असमान चाल, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, और इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक समान बोले या सिर्फ समान बोले, एक बोलना ऑप्शनल है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा डायग्राम से समझें। जैसे आप लोग जब अगर स्कूटर मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं, तो उसमें एक कांटा लगा रहता है ना, तो उसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे 120 तक होता है, किसी में 140 तक भी होता है, किसी में 100 तक ही होता है, गाड़ी पे निर्भर करता है। लेकिन 100 के आसपास सभी में होते हैं, लेकिन 100 के आसपास कभी चलना नहीं चाहिए जब तक आप भाई भारतीय सड़कों में अगर चल रहे हैं। तो बहुत तेज, अगर आपको बहुत जल्दी घर पहुंचना है या ऑफिस पहुंचना है, कहीं भी जाना है, तो नहीं, तो 60 तक आप जा सकते हैं, लेकिन 60 से ऊपर आप अगर जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि बस यमराज के करीब पहुंच रहे हैं आप। लेकिन हाँ, 40 बहुत अच्छी स्पीड होती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसमें जो कांटा लगा रहता है बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, वहां पे भी किलोमीटर प्रति घंटा लिखा रहता है, km/h ऐसा लिखा रहता है यहाँ पर।
तो अब अगर आप गाड़ी चला रहे हैं वहां पे, तो आपकी जो कांटा है वो अगर लगातार सिर्फ 40 पे ही रुका हुआ है, काफी देर तक 40 के ऐसे 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 हो रहा है, तब आप समझिए कि आप एक ही चाल पे चल रहे हैं, है ना, एक ही वेग पे चल रहे हैं। अभी चाल और वेग में भी अंतर मैं बता दूंगा, अभी आप मान के चलिए दोनों एक ही होता है। तो उसी स्थिति जब एक जगह केवल 40 पे टंगा है अपना कांटा या केवल 30 पे टंगा है कांटा, तब इसका मतलब यह है कि आप एक समान चाल से चल रहे हैं, यानी कि आपकी स्पीड एक ही है, यूनिफॉर्म स्पीड है। और असमान चाल का क्या मतलब है कि भाई आप घर से निकले हैं, अभी गाड़ी स्टार्ट की है, स्टार्ट करने के बाद भाई थोड़ा तेज चल रहा है, अपना फिर आ गए 40-45 में आ गया, एकदम से बिल्ली आ गई, फिर आप रुक गए भाई, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो आप रुकेंगे ही, जब तक कोई दूसरा कार्टून नहीं निकल जाएगा तब तक आप रुके ही रहेंगे भाई। अंधविश्वासी तो आप होंगे ही, है ना, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए आपको, मेरा ये मानना है, ठीक। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए थोड़ी और आगे गए, स्पीड ब्रेकर आ गया, फिर उसके बाद ट्रक आ गया, इस तरह करके बीच बीच में आपको रुकते रहना पड़ेगा, बीच बीच में स्पीड तेज करना पड़ेगा। तब क्या होगा, जो आपका जो कांटा है वो 30 से लेके 10, फिर 60, फिर 20 ऐसे करके घटता बढ़ता रहेगा। और ऐसा ही सबको करना पड़ता है, एक समान चाल पे चल पाने बहुत मुश्किल होता है। एक समान चाल पे अगर आपको चलना है तो आप रात को 3 बजे निकलिए, तब आपको खाली रोड मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी स्पीड ब्रेकर तो रात को 3 बजे भी मिल जाएगा, तब भी कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा। तो एक समान चाल पर बहुत देर तक चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन असमान चाल पे आप हमेशा चलते रहते हैं। जब भी आप चलते हैं तो आप असमान चाल पे ही चलते हैं। तो थोड़ा फिगर भी बना लेते हैं। मान लीजिए कि बहुत लंबी दूरी है, उसको हमने कई भागों में बांटा, ठीक है, लगभग बराबर दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5, यहां पे भी यही कर देते हैं, 1 2 3 4 5। हर एक दूरी मान लीजिए 20 मीटर है, ठीक है, सब 20 मीटर है, ये भी सब 20 मीटर है, सारे 20 मीटर, ठीक है। यहां पर 20 मीटर चलने में आप लगाते हैं 5 सेकंड, यहां भी 5 सेकंड, यहां भी 5 सेकंड, यहां भी 5 सेकंड, यहां भी 5 सेकंड। यहां आप 5 सेकंड लगाते हैं, यहां 3 सेकंड लगाते हैं, यहां 10 सेकंड लगाते हैं, यहां 40 सेकंड लगाते हैं और यहां पे 1 सेकंड लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर कहीं पे भी आप अपनी चाल नापें तो 20/5 कितना हो जाएगा, चाल कितनी आ जाएगी, 4 मीटर प्रति सेकंड। हर जगह आंसर आपका 20/4, 20/5, 20/5 कट के 4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। यहां पे भी 4 आ जाएगा पहली बार में तो, लेकिन यहां 20/3 आ जाएगा। 20/3 कितना होता है, 6.66। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 0.5 आ जाएगा, है ना, आधा हो जाएगा, और यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक। तो आप यहां से यहां गए तो स्पीड बढ़ाई, फिर स्पीड घटाई, और स्पीड घट गई, पता चला जाम ही टाइप लगने वाला है अब, और फिर उसके बाद जाम से मुक्ति पाई और भनभना के तेज चलाए और 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड बच्चों काफी तेज होता है वैसे तो, आप लोग कैलकुलेट करिए, बताइए 20 मीटर प्रति सेकंड अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो कितना होगा, 36 नहीं, 20 देखिए, 20 को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे तो 18/5 करेंगे तो 5 काट देगा 4, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 तो बहुत तेज होता, अभी हमने बोला था 60 के ऊपर जाएंगे तो यमराज से करीबी बढ़ने लगेगी आपकी, है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये चित्र बहुत बढ़िया है कि हाँ एक समान चाल है, वही ऐसे में क्या होगा, नींद आ जाने के चांस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप कोई चेंज ही नहीं ला रहे हैं अपना गाड़ी में, हाथ पैर कुछ चला ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में नींद भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कानपुर के लोग नींद भगाने का बहुत बढ़िया तरीका ड्राइवर वगैरह रखते हैं, वो लोग मसाला खाते हैं,
है ना। कौन सा मसाला खाते हैं कानपुर में, कौन सा मसाला चलता है, सनकी मसाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक समान चाल और असमान चाल। अब इन्हीं को परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। तो जो फिगर बना है उसी को परिभाषा में लिख दिया कि एक समान चाल में पिंड समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करता है। समय अंतराल क्या है, 5 5 5 5 5, और समान दूरी क्या है, 20 20 20 20 20, ऐसा होगा। और यहां पे क्या होगा, समय अंतराल अभी भी समान हम लोग रखेंगे, लेकिन तय की गई दूरी जो है वो बदलती जाएगी। यहां पे लिख लीजिए, पिंड समान समयांतरालों में असमान दूरी तय करता है। आप ये कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं भिन्न भिन्न दूरी तय करता है। ठीक है, तो मेनली दो ही तरीके होते हैं चलने के, समान चाल से चले या असमान चाल से चले। और जब आप असमान चाल से चलते हैं तो उससे एक और नई चीज निकल आती है। जैसे यहां पर अगर इधर भी आप औसत चाल निकाल सकते हैं, यहां पे हमेशा 4 मीटर प्रति सेकंड नहीं है, तो यहाँ पे औसत चाल भी 4 मीटर प्रति सेकंड होगा। भाई 4 4 4 4 का औसत 4 ही आएगा, है ना। लेकिन यहां पर हम लोग जब औसत निकालते हैं बच्चों, तो इनका औसत नहीं निकालते हैं। अगर आप इन नीचे वाली चीजों का औसत निकालेंगे तो थोड़ा सा अलग आ जाएगा, वो हमें नहीं करना। हम लोग किसका औसत निकालते हैं, इनका औसत निकालते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए हम लोग औसत चाल की बात करते हैं। तो औसत चाल इसमें मैं इसीलिए नहीं रख रहा हूं, कुछ बुक्स रख लेती हैं, लेकिन औसत चाल की जरूरत इसमें ज्यादा पड़ती है। औसत चाल यहां भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो बेवकूफी होगा। ठीक है, औसत चाल का मतलब होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहां पे हमें करना है, तो कुल तय की गई दूरी के 1 2 3 4 5 100 मीटर, और कुल समय क्या है, 5 3 8 18 1 19, और 40 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 59। ठीक है, तो 100/59 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब उसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1:41 मीटर प्रति सेकंड। तो बड़ा अजीब सा उत्तर यहाँ पे आ रहा है, लगभग जो आ रहा है वो लगभग 2 से थोड़ा सा कम आ रहा है। ठीक है, तो औसत चाल जो है उसकी आवश्यकता असमान चाल में ज्यादा पड़ती है, और उसका फॉर्मूला ये है। अगर हम लोग इसको अंग्रेजी में बोले तो हम लोग बोलते हैं औसत चाल को क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है, स्पीड तभी तो जो आपकी गाड़ी में लगा रहता है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं, है ना। तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, जो उसकी गाड़ी में आपके लगा रहता है उसके 2 नाम होते हैं बच्चों। ये थोड़ा अंग्रेजी का सवाल हो गया। उसका एक तो नाम होता है स्पीडोमीटर, और उसका एक और फैंसी नाम होता है ओडोमीटर। ठीक है, तो अंग्रेजी में भी ये पूछा जाता है कि ओडोमीटर का क्या काम है। तो ओडोमीटर का क्या काम है, स्पीड नापना। ठीक है, किसी गाड़ी वगैरह में वहां पे लिखा भी रहता है ओडो, ODO लिखा रहता है। तो उस ओडो का मतलब है कि वो ओडोमीटर है, स्पीड बता रहा है, स्पीडोमीटर है। तो औसत चाल को समझ लेते हैं, एकांक समय में तय की गई औसत दूरी। ये उसकी एक तरीके से परिभाषा हो जाएगी। अब आपके सामने एक बहुत ही 2 कौड़ी का सवाल है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे जरूर कर लेंगे कि कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है। ठीक है भाई, तो आपको उसकी चाल ज्ञात करनी है
और चाल दो तरीके से ज्ञात करनी है, मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है और किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करनी है। करिए जरा ऐसे। तो जिन्हें नहीं आता है वो लोग देख ले कि ऐसे सवाल में बड़े आराम से किया जाता है। जो भी दिया है पहले उसे लिख लो और फिर काम करना चालू करो। देखिए आपको दिया क्या है, टाइम दिया है, समय को हम लोग टाइम बोलते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, 10 मिनट। 10 मिनट होता कितना है, 10 गुणा 60 सेकंड। अभी हमने बताया था 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 600 सेकंड। अगर कुछ लोग तुरंत समझ लेंगे 10 मिनट बराबर 600 सेकंड, क्या बड़ी बात है। और फिर दूरी क्या है, दूरी है डी, डी में नापी जाती है दूरी मतलब डिस्टेंस, तो 2 किलोमीटर। अब किलोमीटर को आप 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसे आप लोग बोल सकते हैं 2000 मीटर। अब आपकी चाल जो आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। तो दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता ही है, ये आप जानते हैं। तो दूरी को लिख लीजिए आप 2000 और समय को आप लिख लीजिए 600। ये कट गया भाई अपना। और अब इसे आप कर लिख सकते हैं 10/3 मीटर प्रति सेकंड। देखिए 2000 आपने मीटर में लिखा था और 600 आपने सेकंड में लिखा था, तो आंसर आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। आपका मन है तो दशमलव में कर दीजिए 3.33 मीटर प्रति सेकंड, या आपका मन है तो 3.1/3 मीटर प्रति सेकंड। तीनों ही आंसर आपके सही है। यहाँ पे मैं इसको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, उसका कारण क्या है कि आगे हमें पहला पार्ट जो था वहां पे हम लोगों को किसमें कन्वर्ट करना था, मीटर प्रति सेकंड में चाल कैलकुलेट करनी थी। अब दूसरे में आ जाते हैं, मान लो कि अब हमें यहां तक हम लोग इतनी मेहनत कर चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, तो अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है कि आप फिर मिनट को दोबारा आप घंटे में परिवर्तित करें और फिर करें। वैसा करने में भी आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम लोग थोड़ा और जल्दी करना चाहेंगे। क्या है हमारा आंसर, 10/3 मीटर प्रति सेकंड है। तो हमने क्या सीखा था भाई, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाने में हम लोग क्या करते हैं भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए गुणा 5/18 करते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए गुणा 18/5 करते होंगे। तो अभी यही काम है हमारा। तो 10/3 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हमें यहाँ जाना है, तो यानी ये वाला रास्ता अपनाएंगे, गुणा 18/5 करेंगे, तो गुणा 18/5 कर देंगे। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि क्या करना है, 5/18 करना है या 18/5 करना है। तो अब ये वाला डायग्राम याद करिए कि यहाँ से यहाँ जाना है तो ये करना है, यहाँ से यहाँ जाना है तो ये करना है, बस तो आसानी रहेगी आपको। अच्छा, अब जैसे ही आपने यहाँ गुणा कर दिया तो ये मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। और अब आपको काटा पीटी करनी होगी, बड़ा आराम रहेगा, 3 छंग 18, 5 दूनी 10, तो 2 छंग 12 हो गया। ठीक है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारी रेलगाड़ी चल रही है, यानी कि हमारी रेलगाड़ी अभी बहुत धीमे चल रही है, लग रहा है कि स्टेशन पहुंचने वाली है। ठीक है, अब इसको मान लीजिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है आपको, तो कोई भी सवाल दिया होगा ये और ये हम लोग इसी तरह से करके आएंगे। लेकिन अब एक देसी तरीका, जैसे भाई क्या होता है कि सब्जी बेचने वाले जिस तरह कैलकुलेट करते हैं कि इतना होगा तो इतना होगा तो उतना होगा तो कितना होगा, उस तरह वाला जो तरीका है वो भी आप समझ लीजिए। भाई देखिए हमें जाना कहाँ है, किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी हमें ये निकालना कि 1 घंटे में कितना चलेगी, है यही तो निकालना है। तो यार देखो 10 मिनट में 2 किलोमीटर चलेगी, ठीक है, 20 मिनट में 4 किलोमीटर चलेगी, ठीक है, यानी कि 10 में 2 जा रही है, 20 में 4 जा रही है, तो 30 मिनट में कितना जाएगी, बोलो भाई, 6 किलोमीटर जाएगी। अब 30 से 40 में ना, 30 से सीधे 60 में आ जाओ, 30 तो 60 मिनट में कितना जाएगी, 12 किलोमीटर चली जाएगी। तो बस
60 मिनट होता कितना है? 1 घंटा होता है। 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलेगी, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको आप देखिए, इतना भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, 10 मिनट में कितना चलती है? 2 किलोमीटर। तो 60 मिनट में कितना चलेगी? लेकिन ये याद रखना यार, यहां पे मिनट है तो यहां पे भी मिनट ही करना पड़ेगा। 60 मिनट में कितना चलेगी हमको नहीं पता है, x मान लेते हैं, काटा पीटी कर लें, मतलब x का गुणा 1 से हो जाएगा तो x ही आ जाएगा, और 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाहे आप ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, लगभग समय उतना ही लगना है। लेकिन हाँ, ये वाला जब होगा तो आप मुंह जवानी हिसाब भी कर सकते हैं, ये फायदा है यहाँ पे। लेकिन अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 17.2 मीटर लिखा हो और किलोमीटर में लिखा हो 2.79, तब फिर आप ये मुंह जवानी हिसाब आपका फेल हो जाएगा। तब हमें इसी में जाना पड़ेगा। इसीलिए सीखना हमें सब कुछ चाहिए, जहां जो जरूरत हो वो अप्लाई कर लें। सवाल ये है कि बच्चा झूला झूल रहा है, ठीक है, बच्चे को हम लोग सामने से देख लेते हैं क्या हरकतें कर रहा है वो, इस तरह, ठीक है, ऐसा है, और बच्चा आराम से मस्ती में बैठा हुआ है इसमें और काफी खुश है। ठीक, अब ये झूला झूलेगा तो ये आगे पीछे ऐसे होगा। अब इसी को साइड में देख ले, साइड से देख ले तो भी जो बच्चा है ये ऐसे ऐसे झूला झूल रहा होगा, ठीक है। तो अगर अब आप इसको ऐसे ऐसे देखते हैं तो इसकी जो स्थिति होगी, अगर आप बिल्कुल किनारे से देखेंगे तो एक डोरी टाइप की दिखेगी और डोरी ऐसे ऐसे दिखेगी, और नीचे जो बच्चा है उसे हम लोग एक पिंड की तरह मान ले, एक गेंद की तरह मान ले। तो एक तरीके से ये एक बार इधर जाता है और एक बार इधर जाता है। तो ये कौन सी गति कर रहा है? ये दोलन गति कर रहा है, दोलन गति, ठीक है। यहां पे बच्चा किस प्रकार की गति कर रहा है? दोलन गति कर रहा है। ऐसा जो होता है ये क्या होता है? पेंडुलम करता है। तो पेंडुलम की तरह बच्चा ऐसे ऐसे हो रहा है। पेंडुलम को हिंदी में क्या कहते हैं? लोलक। लोलक भी क्या करता है? दोलन गति करता है। दोलन गति को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। क्या कहते हैं दोलन गति को अंग्रेजी में? ऑसिलेटरी मोशन। अब जैसे मान लीजिए कि झूलते झूलते क्या बोलते हैं, कोई ताकत ना लगाई जाए तो एक टाइम के बाद है झूला जो है बिल्कुल सीधा हो जाएगा, रुक जाएगा एक जगह, है ना। तब उसकी स्थिति क्या होगी? एक रुके हुए पेंडुलम की जो स्थिति होती है, इस स्थिति को बोलते हैं माध्य स्थिति, ठीक है, माध्य स्थिति। तो माध्य स्थिति के इधर उधर जो चलते हैं तो हम लोग उसको उसी को बोलते हैं दोलन गति, यानी कि माध्य स्थिति के दोनों ओर गति को हम कहते हैं दोलन गति। माध्य स्थिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा नाम है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। तो टू एंड फ्रो मोशन हिंदी में भी लिख के आ सकता है कि भाई टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो गति, ऐसे करके लिख देगा। किसमें पाया जाता है? दोलन गति में पाया जाता है। घूमते लट्टू में किस प्रकार की गति होती है? तो अब यह लट्टू बना लेते हैं, जैसा भी बना पाए। प्याज टाइप का दिखता है लट्टू, है ना, लेकिन नीचे उसमें एक सलाई टाइप की रहती है, सुई जैसी रहती है। तो इसी के चारों ओर घूमता है अपना लट्टू। तो अब इस लट्टू में अगर हम लोग एक ऐसी रेखा खींचे तो ये जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं इसका अक्ष। अक्ष यानी
एक्सिस, इसी को बोलते हैं धुरी। ठीक है, पृथ्वी की भी अपनी एक धुरी है ना, धुरी से ही उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है आपस में जुड़ते हैं। लेकिन हम लोग पृथ्वी में नहीं जाते हैं, हम लोग अपने लट्टू में ही बने रहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ लट्टू होता है। ठीक है भाई, अब इसमें कौन सी गति होती है उसको देखने के लिए धुरी के अनुसार उसकी परिभाषा को लिखेंगे। जब वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो वह क्या करती है बच्चों? घूर्णन गति करती है। वही बात हो रही है यहाँ पे। तो लट्टू में क्या होता होगा? घूर्णन गति हो रही होगी। ठीक है, घूर्णन का मतलब ही है घूमना, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे अक्ष की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, धुरी भी लिख सकते हैं। जब वस्तु अपने धुरी के चारों ओर घूमती है तो वह घूर्णन गति करती है। ऐसा करने में देखिए, कंचा नचाने में भी यही होता है। जैसे लट्टू नचाते हैं तो कंचा भी नचा लो तो कंचा भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो अपनी ही जगह बिल्कुल रुक गया है, जिसको हम लोग अपने देसी भाषा में कहते हैं कि सो गया है। ठीक है, तो तब बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि घूम भी रहा है कि नहीं घूम रहा है ना। तो वो स्थिति ही होती है घूर्णन गति। जब घूर्णन गति होती है तो वो चीज, जो भी चीज घूम रही है वो अपनी जगह को परिवर्तित नहीं करती है, अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है, यानी कि संपूर्ण वस्तु स्थानांतरित नहीं होती। संपूर्ण वस्तु स्थानांतरित नहीं होती। तो अब इसके उदाहरण क्या है? जैसे कि कोई भी मोटर घूम रही हो गोल गोल, तो मोटर का सबसे बढ़िया एग्जांपल तो पंखा ही है ना। ठीक है, पंखा लगातार गोल गोल घूमता रहता है तो वो भी क्या करता है? घूर्णन गति करता है। ऐसे पृथ्वी भी अपने अक्ष में घूर्णन कर रही है, लेकिन घूर्णन करते करते वो साथ साथ में चल भी रही है। अब एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, लट्टू तो है ही है यहाँ पे, एक और है कुम्हार का चाक, है ना। कुम्हार जो होता है वो भी एक गोल डिस्क टाइप का लिए रहता है, बहुत बड़ा लकड़ी का डिस्क रहता है, उसमें वो अपना मिट्टी रखता है और गोल गोल घुमाता है और फिर मिट्टी को सही अपने तरफ से शेप देता है, उससे घड़े वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके उदाहरण है। एक और है, जैसे कोई मान लीजिए लोग वो फेंकते हैं डिस्क टाइप की, फिरकी बोलते हैं उसको, तो लेकिन फिरकी को भी हम लोग सलाई से बांध दें और ऐसे घुमाएं, तब हम लोग फिरकी को भी मान लेंगे कि वो भी घूर्णन गति का हिस्सा है, घूमती फिरकी। अब जैसे मान लीजिए अब बात आ जाती है साइकिल की, तो साइकिल में क्या हो रहा है? घूर्णन तो हो ही रहा है और साथ साथ में स्थानांतरण भी हो रहा है। ठीक है, तो घूर्णन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। ठीक है, घूर्णन गति को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, और स्थानांतरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो जब साइकिल चलती है आपकी तब क्या होता है? साइकिल को अपना बना लेते हैं। ठीक है, ठीक, तब उस स्थिति में क्या होता है कि ये पहिया तो गोल गोल चलता ही है, अपनी धुरी में घूम ही रहा है, लेकिन साइकिल अपनी आगे भी बढ़ती है। तो जो पहिया गोल गोल घूम रहा है उसको बोलना है घूर्णन, और जो पूरी साइकिल आगे बढ़ी चली जा रही है, साथ में पहिया भी आगे बढ़ा चला जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? स्थानांतरण। दैनिक जीवन में झुके तल को एक सरल मशीन की तरह आप कहां कहां उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि होता क्या है। इस टाइप का एक पटरा टाइप का होगा और पटरे में कोई जरूरी नहीं है कि ये होना जरूरी नहीं।
मतलब ये दोनों लाइनें होना उतना जरूरी नहीं, 90 अंश होना जरूरी है, लेकिन और ये पटरा लेकिन आवश्यक है। इस पटरे को ही हम लोग बोल रहे हैं क्या, झुका तल। क्या कह रहे हैं, झुका तल। और झुके तल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। क्या कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या बहुत सारे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आगे ट्रक खड़ा कर लिया और यहाँ पे इसके ऊपर सिलेंडर चढ़ा रहे हैं, या एक ट्रक के अंदर टेम्पो चढ़ा रहे हैं, ई रिक्शा चढ़ा रहे हैं, छोटी गाड़ी उसमें रख रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि गोल गोल घुमाते हुए हम लोग चीजों को ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे सामान उतार भी सकते हैं। तो सामान उतारने चढ़ाने में हम लोग झुके तल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे बहुत ही सिंपल, मकान की सीढ़ी। अरे भाई, जिसको जीना कहते हैं, मकान की सीढ़ी मतलब पक्का जीना। सीढ़ी तो यार मतलब सीढ़ी भी एक तरीके से है। जब भी आप दीवार के सहारे किसी सीढ़ी को लगाते हैं तो ऐसे सीढ़ी लग जाती है, लेकिन अगर ऐसे बनाना है तो हम लोग पक्का जीना ऐसे बना लेते हैं, इसमें खट 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 करके ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। तो मकान की सीढ़ी भी एक तरह का सरल मशीन है। फिर एक और आ जाता है, पहाड़ी क्षेत्र में घुमावदार सड़क। घुमावदार सड़क ये कैसा होता है, जैसे मान लीजिए पहाड़ है तो पहाड़ में आप सीधा ऐसे चढ़ाई नहीं करने लगते हैं। वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पहाड़ काट देते हैं और बगल से सड़क चलती है, फिर ये पीछे जाएगी, फिर ये ऊपर आएगी, फिर ये पीछे जाएगी। ऐसे करके आप ऊपर चढ़ के इस बिंदु तक पहुंच जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं घुमावदार सड़क। धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग पीछे जाते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं, फिर आगे आए, फिर ऊपर चढ़ा, फिर पीछे गए, ऊपर आए, ऐसे करके। तो इसमें भी अगर सड़क के छोटे छोटे हिस्से को लिया जाए तो वो भी तो एक इस तरह पटरे जैसा ही होगा। सड़क एक पटरे की तरह होगी जिसमें हम लोग चढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे उस सड़क के जो छोटे हिस्से हैं वो अपने आप में इंक्लाइंड प्लेन की तरह काम करेंगे।